नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में जो शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक दिया हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा और उनकी व्याख्या सहित देखते चलेंगे। जितने भी नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर ले। वहाँ इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों। प्रबंधन की प्रकृति इनमें से कौन से नहीं है? प्रबंधन एक कला है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रबंधन एक कला होती है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं हो सकता। बाकी तीन ऑप्शन सही है, राइट आंसर बी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रबंधन की विशेषता एवं प्रकृति। प्रबंधन एक कला है। वो कला कैसे है देखते हैं। वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग कला है। इसके अध्ययन, अवलोकन, अनुभव एवं अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए प्रबंधन को एक कला माना गया है। प्रबंधन एक विज्ञान है। अब विज्ञान कैसे हो सकती है वो देखते हैं। प्रबंधन भी एक विज्ञान है क्योंकि प्रबंधन के नियम व सिद्धांत है जो समय के साथ साथ विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। प्रबंधन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह विशुद्ध नहीं होते, लेकिन ये प्रबंधन को मानक तकनीकी प्रदान करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी कारण प्रबंधन को एक विज्ञान माना गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रबंधन एक कला और विज्ञान दोनों है। वे देखते हैं प्रबंधन कला और विज्ञान कैसे हैं। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों की विशेषता से युक्त हैं। प्रबंधन का उपयोग एक कला है। इसके सिद्धांतों को उपयोग द्वारा अधिक श्रेष्ठता से काम करना एक विज्ञान है। इस प्रकार कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंधन एक दूसरे से भिन्न ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने के कारण प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों माना गया है। चौथा पॉइंट है, प्रबंधन सर्वव्यापी तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यपूर्वक प्रक्रियाएं गोयल ओरिएंटेड है। छठा पॉइंट है, प्रबंधन बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल है। प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। प्रबंधन का कार्य कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालक का प्रबंधन। प्रबंधन एक प्रोफेशनल के रूप में है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली गतिशील डायनामिक एवं सतत कंटिन्यूस प्रक्रिया है। डायनामिक एवं कंटिन्यूस प्रक्रिया माना गया है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी तथा सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। प्रबंधन से अभिप्राय है दोस्तों, दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना ही प्रबंधन है। प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है अर्थात अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन को एक परिणाम परक रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य माना गया है। महान अर्थशास्त्री जोसेफ ए शुम्पीटर प्रबंधन को वृद्धि का इंजन मानते हैं। पीटर ड्रग के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्था या संगठन का जीवन रक्त लाइफ ब्लड होता है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक मल्टीडिसिप्लिनरी है। प्रबंधन एक बहु अनुशासनात्मक है। प्रबंधन एक सत्तात्मक व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटीज प्रबंधन को माना गया है। प्रबंधन विचार एवं कार्य में सर्वोच्च है, सुप्रीम इन थॉट एंड एक्शन। प्रबंधन व्यापक है, परवेसिव। प्रबंधन उत्पादक का कारक है। प्रबंधन एक उत्पादन का कारक है। प्रबंधन में दक्षता एवं प्रभावशीलता होती है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस प्रबंधन में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? HM संस्कृत 2021 में आया क्वेश्चन है, जो कि पहला ही क्वेश्चन है।
जो रिपीट क्वेश्चन है, प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की भौतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, प्रबंधन एक भौतिक क्रिया होती है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये गलत है। भौतिक विज्ञान नहीं हो सकती, प्रबंधन एक कला हो सकती है। प्रबंधन सामाजिक दायित्व है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? स्कूल व्याख्याता 2021 ग्रुप सी में आया हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक प्रक्रिया। निम्न में से कौन सी प्रबंधन की विशेषताएं लक्ष्यपरक प्रबंधन होती है, सार्वभौमिक होती है, सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, सत्तात्मक व्यवस्था? इसके चारों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। तीसरे का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है? योजना का, संगठन का, निर्देशन का, मूल्यांकन का? इसका राइट आंसर होगा ए, योजना। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। योजना में क्या क्या होता है? प्रबंधन प्रक्रिया के क्रम में सर्वप्रथम योजना नियोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में क्या करना, कैसे करना और किसे करना आदि का पूर्ण निर्धारण ही योजना है। इसमें कोई भी शैक्षिक अधिकारी प्रभारी अपेक्षित उद्देश्य की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु काम में ली जाने वाली विभिन्न विधियों तथा व्यूहरचनाओं और रणनीतियों को संबंध में निर्णय लेता है। संगठन, संगठन क्या होता है तो देखते हैं। योजना की क्रियान्वित हेतु संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन का कार्य उस ढांचे से है जो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों द्वारा संस्था के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे एक विद्यालय संगठन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निर्देशन क्या होता है? उच्चस्थों द्वारा अधीनस्थों का समय समय पर दिशा निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन कर सही तरीके से कार्य करवाना ही निर्देशन है। निर्देशन मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आदेश या निर्देश देना, कार्य को सही तरीके से बताना या प्रशिक्षण देना, कार्य का मूल्यांकन करना, ये सभी निर्देशन में शामिल है। आगे चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है? प्रबंधन कार्य समाप्ति के बाद ये जानने का प्रयास करता है कि अमुक कार्य कितनी मात्रा में और कितनी गुणवत्ता के साथ हुआ, अर्थात निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, ये जानना मूल्यांकन है। उत्तम परिणामों के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का पोस्कॉर्ब सूत्र निम्न में से किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, जॉर्ज आर टेरी ने, आरसी डेविस ने? इसका राइट आंसर होगा बी, लूथर गुलिक एवं उर्वी ने पोस्कॉर्ब का सूत्र दिया था। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण की वो विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करने एवं उनकी पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन की क्रिया को 5 तत्वों अथवा कार्यों के रूप में विभाजित किया जाता है। उदाहरण नियोजन, संगठन, समन्वय, आदेश और नियंत्रण। फेयोल ने प्रशासन को प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यही कारण है कि इन तत्वों या कार्यों को प्रशासन कार्य भी कहा जाता है। आरसी डेविस ने प्रबंधन को परिभाषित किया है, प्रबंधन कहीं भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। लूथर गुलिक एवं लिंडेल उर्वी के अनुसार इन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र को पोस्कॉर्ब की अवधारणा दी है। पोस्कॉर्ब शब्द में दोस्तों सभी शब्दों का अलग अलग महत्व है, जो नीचे डायग्राम के दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। पोस्कॉर्ब में जो है दोस्तों, पी का मतलब होता है प्लानिंग योजना, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग संगठन, एस का मतलब होता है स्टाफिंग नियुक्ति करना, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग निर्देशन, ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, आर का मतलब होता है प्रतिवेदन तैयार करना रिपोर्टिंग, बी का मतलब हो जाए बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। पोस्कॉर्ब
जो कि शब्दों का अलग अलग महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कॉर्ब में अक्षर डी का अर्थ क्या है। अभी हमने सभी अक्षरों का मतलब देखा था, इसमें डी का मतलब पूछा गया है। तो प्रारूप डिजाइन नहीं हो सकता, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, निर्देशन डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग हमने देखा था, ये इसका राइट आंसर है। विकासशील डेवलपिंग ये भी नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयल द्वारा दिए गए कार्य प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है। योजना निर्माण ये इसमें शामिल है, संगठन भी शामिल है, समावेश भी शामिल है, बजट निर्माण ये पोस्ट कोर में शामिल है, हेनरी फेयल में इसमें शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी। हेनरी फेयल 1841 में इनका जन्म हुआ, 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंधन से अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना, ये प्रबंधन के अनुसार इन्होंने माना है। हेनरी फेयल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। हेनरी फेयल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता भी कहा जाता है। उसके अनुसार प्रबंधन के 5 तत्व होते हैं, जो ये POCCC। पोस्ट कॉर्बे के अनुसार POCC का भी अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब होता है, जो कि P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग संगठन, C का मतलब निर्देशिंग, D का मतलब सेकंड C का मतलब कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, थर्ड C का मतलब कंट्रोलिंग नियंत्रण, जो कि POCCC का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य में शामिल नहीं है। संगठन जो कि शामिल है, बजट निर्माण ये इसमें शामिल नहीं है, नियोजन शामिल है, समन्वय शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। विद्यालय संगठन, गतिविधि की योजना नियोजन, प्रणाली या तंत्र नियंत्रण, सभी विकल्प सही है। इसका राइट आंसर डी होगा, सभी विकल्प जो है सही है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। शिक्षा प्रबंधन एक नियंत्रण एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया जो कि समाज और सामाजिक मूल्यों के आधार पर इसके कार्यों में परिवर्तन होता है। अतः शैक्षिक प्रबंधन के संक्षिप्त रूप रूप में निम्नलिखित कार्य हैं, जो कार्य हैं मूल्यांकन करना, अभिप्रेरणा, विद्यालय नियोजन, निर्णय लेना, विद्यालय संगठन, निर्देशन, नियुक्ति करना, बजट बनाना, प्रणाली नियंत्रण, समन्वय, नवप्रवर्तन, नियंत्रण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, एकीकरण, संप्रेषण, आलेखन, मूल्यांकन और अभिप्रेरणा ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन कार्यों में सम्मिलित है, जो कि अपने अभी सभी कार्य देखे थे, उसमें बजट निर्माण भी था, आलेख भी था, निर्णय भी था और नियंत्रण भी था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ABCD चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। नियोजन भी है, संगठन भी है, समन्वय भी, ध्रुवीकरण ये गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, ये ए ऑप्शन का राइट आंसर है, जो कि विद्यालय प्रबंधन के लिए सभी सिद्धांतों का एक सही समूह है। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत निम्न है, साझा उत्तरदायित्व, सहयोग, समन्वय, समानता, आवधिक, प्रजातांत्रिक, आशावादी, न्याय, लक्ष्य और लचीलापन ये सभी विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत हैं। आधारभूत प्रदर्शन, प्रजातांत्रिक प्रबंधन, छात्रों को प्रशासन में साथ लेना, आंकड़ों का वैज्ञानिक
संग्रहण, पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना, अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर, समन्वय स्थापित करना, अध्यापकों का विद्यालय के उत्तरदायी में सहयोग लेना, वित्त एवं सामग्री के न्यायपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना निर्माण, आवधिक निरीक्षण, लचीलापन एवं साझा उत्तरदायित्व, अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति, आशावादी दृष्टिकोण एवं समानता का सिद्धांत। अतिवाद हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे अति संरचना। ये सभी हैं दोस्तों जो विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत हैं। आगे चलते हैं। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है एक तंत्र निर्णय करना, ये गलत आंसर है। व्यक्तित्व कार्य करना, ये भी गलत है। सहभागी उत्तरदायित्व और निर्णय दृढ़ता, इसका राइट आंसर होगा सी, सहभागी उत्तरदायित्व, जो कि एक विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत माना गया है। प्रजातांत्रिक सिद्धांत व्यक्ति गरिमा को सर्वोच्च मानकर किया जाने वाला प्रबंधन है। इसमें जनतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहयोग, सहभागी उत्तरदायित्व, न्याय एवं समता जैसे मूल्यों को ध्यान में रखकर प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन की मुख्य नीतियों के निर्धारण, आयोजन व क्रियान्वयन में आम राय को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत सम्मान व विकास को आश्वासन दिया जाता है। पर्यवेक्षण व निरीक्षण सहयोगात्मक एवं व्यक्ति के विकासार्थ होते हैं, दोषारोपण या छिद्रान्वेषण के लिए नहीं। निर्णय में लचीलापन होता है, कठोरता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित और अनुभव आधारित। इसका राइट आंसर होगा ए, शिक्षक केंद्रित। शिक्षा का सत्तावादी स्तर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित होता है। की वाक्य है दोस्तों, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में कुर्सी की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक कुर्सी पर बैठते हैं और बाकी बच्चे अपने बेंच या दरी पर बैठते हैं। शिक्षक और बच्चों के बीच एक निश्चित फासला होता है। शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक निर्देश देते हैं, बच्चे सुनते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री को याद करते हैं और कक्षा में चीज़ों को रट्टा मारकर सुनाते हैं। ऐसे में पढ़ाई गई सामग्री को समझने पर जोर नहीं दिया जाता। कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है। शिक्षक का नियंत्रण कक्षा पर रहता है। इसे शिक्षण का सत्तावादी केंद्रीय स्तर भी माना जाता है। बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसके अधिगम संबंधी इकाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य होते बना सके कि वे जीवन में अच्छा व्यवसायता स्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंक और अच्छे ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सके, वे वह ज्ञान प्राप्त कर सके जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, वह देश के उपयोगी नागरिक बन सके। इसका राइट आंसर होगा डी, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके, व्यक्तिगत विकास कर सके और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर ले, वहाँ इनकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।